हेलो, गुड इवनिंग माय ऑल फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट। मैं आशीष आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। इसी दृढ़ संकल्प, इसी एहसास, इसी जुनून के साथ जो संपूर्ण रिवीजन सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी, उसके लेक्चर नंबर 2 का पार्ट सेकंड आपके सामने लेके आ रहा हूं, जिसके टॉपिक का नाम है प्रकाश का अपवर्तन और मानव नेत्र। बेसिकली प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम लोगों ने सारी जानकारियां लेक्चर नंबर 2 में देख ली थी, जिसका पार्ट फर्स्ट आपके पास मौजूद है, उसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक्स पे हम लोग बातें करेंगे आज, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, वो टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं 11। इनसे जो क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि मानव नेत्र है और हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति के पास जो आंख मौजूद है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावनाएं एग्जामिनर के पास होती हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में आज बात करेंगे, किस तरीके से मानव की जो नेत्र होती है वो काम करती है, किस तरीके से इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, किस भाग का क्या क्या काम होता है, इसमें हम लोग अपनी जो वस्तुएं होती हैं आसपास की उनको कैसे देखते हैं, कैसे चीजें हमारे सामने जो आती हैं वो दिखाई देती हैं। इस तरीके की सारी बातें हम लोग आज मानव नेत्र के टॉपिक्स में करने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इनके बारे में बात करें, थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं आपको। लेंस के बारे में बात करेंगे, लेंसों से प्रतिबिंब के नियम के बारे में बात करेंगे, इसमें उत्तल और अपतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं इसके बारे में बात करेंगे। देन आगे लेंस सूत्र क्या होता है, एफ वी यू में क्या संबंध होता है, जिस तरीके से हम लोगों ने दर्पण फॉर्मूले में इसको पढ़ा था, सेम उसी तरीके से लेंस फॉर्मूले के बारे में हम लोग देखेंगे। रेखीय आवर्तन, वहां पर भी अपवर्तन के नियमों में हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पर भी लेंस का आवर्तन, जो यहाँ पर लेंसों का रेखीय आवर्तन होता है, उसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है। लेंस की क्षमता क्या होती है, पी से डिनोट करते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या होता है। नेक्स्ट लेंसों के उपयोग, उत्तल लेंस के क्या उपयोग होते हैं, अवतल लेंस के कहां कहां उपयोग होते हैं। जिस तरीके से दर्पणों के उपयोग पढ़े थे उसी तरीके से लेंसों के उपयोग पढ़ेंगे। यहां से या तो दर्पण के उपयोग या फिर लेंसों के उपयोग, यहां से शॉर्ट क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है। फिर देन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इस टॉपिक का नाम ही है मानव नेत्र, इसके बारे में बात करेंगे, इसके भाग क्या क्या है इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद आंख की समंजन क्षमता क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि जो मानव नेत्र होती है उसमें क्या क्या डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, क्या क्या दोष उत्पन्न हो जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, जिसमें दूरदृष्टि दोष पढ़ेंगे हम लोग, निकट दृष्टि दोष पढ़ेंगे, जरा बंधुत्का पढ़ेंगे, जरा दूरदृष्टता पढ़ेंगे और अबिंदुत्का पढ़ेंगे, वर्धांतता पढ़ेंगे। देन आगे निकट बिंदु क्या होता है और दूर बिंदु क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग आज करने वाले हैं। समय न गवाते हुए सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पहले टॉपिक्स पे आते हैं, लेंस। बात करते हैं कि लेंस क्या होता है। लेंस बेसिकली दो पारदर्शी माध्यमों से बना एक क्या होता है, माध्यम होता है। दो पारदर्शी माध्यमों से घिरा हुआ एक भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। अब वो वक्राकार हो सकते हैं, एक वक्राकार एक समतल हो सकता है, एक वक्राकार दूसरा समतल, दोनों वक्राकार, इस तरीके से बन सकते हैं। बात करते हैं लेंस कितने प्रकार के होते हैं। उत्तल और अपतल लेंस दो प्रकार के होते हैं लेंस। अच्छा, लेंस और दर्पण में बेसिकली ये बात होती है कि जो जितने भी लेंस होते हैं उनमें क्या होता है, आपका हमें अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है, और जितने भी दर्पण होते हैं उन सब में हमें क्या, परावर्तन की घटना देखने को मिलती है। अर्थात लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें एक किरण आएगी, वो लेंस से अपवर्तन होगा, उसका क्या होगा, अपवर्तन, यहां से आई और लेंस से प्रवेश करेगी, देन बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से लेंस के पास जो क्वालिटी होती है वो अपवर्तन की घटना करने की क्वालिटी पाई जाती है। इसमें बात करते हैं उत्तल लेंस और अपतल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस जानते हैं क्या होता है। उत्तल लेंस होता ये है, जब हम क्या करते हैं, ऐसे कोई एक ऐसा लेंस जो कैसा हो, किनारों पर, ये देखिए इनके किनारे ये रहे और बीच में थोड़ा सा मोटाई दिख रही है। हमें ये लेंस अगर गौर से देखें तो हम इसको डायग्राम्स और इसको छूकर देख सकते हैं क्या, कि ये सर बीच में कैसे लग रहे हैं, हमें मोटे लग रहे हैं, और किनारों पर कैसे लग रहे हैं, पतले लग रहे हैं। अर्थात वे लेंस जो किनारों पर पतले तथा बीच में मोटे होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। ओके, बात समझ में आ गई ना। ये हो गया आपका कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। चलो सर अवतल लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। अवतल लेंस कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, आपका ये आपके सामने रहा
अवतल लेंस। सर इसमें क्या क्वालिटीज होती है, आप खुद देख लीजिए इसमें क्या क्वालिटी दिख रही है आपको। इसमें क्वालिटी बेसिकली ये दिख रही है हमें, सर ये किनारों पर मोटे हैं, है कि नहीं है, किनारों पर सर ये मोटे हैं और बीच में अपेक्षाकृत थोड़े पतले हैं। अर्थात बे लेंस जो किनारों पर मोटे होते हैं और बीच में कैसे होते हैं, पतले होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। ओके, बात समझ में आ गई सर। अगर कभी हमें डायग्राम देखने को मिल जाए तो हम बता सकते हैं कौन सा लेंस अवतल लेंस है और कौन सा लेंस उत्तल लेंस है। छूकर देखकर हम बता सकते हैं कौन सा लेंस उत्तल लेंस है और कौन सा लेंस आपका अवतल लेंस है। इतनी बातें क्लियर होती हैं, ठीक है। इसके साथ आपका उत्तल लेंस में एक वर्ड लिखा हुआ है, कौन सा, अभिसारी, और अवतल लेंस में एक वर्ड लिखा हुआ है अपसारी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अभिसारी, अभिसारी का मतलब ये जो अवतल लेंस उत्तल लेंस है आपका, ये होता है अभिसारी प्रकृति का। अभिसारी प्रकृति क्या होती है, अभिसारी प्रकृति वह प्रकृति होती है जब कोई प्रकाश की किरण किसी लेंस से होकर गुजरे, देन वो लेंस क्या करे, उसको एक जगह पर क्या कर दे, इकट्ठा कर दे, क्या कर दे, इकट्ठा कर दे। तो इस तरीके का जो लेंस माना जाता है उसे कहते हैं अभिसारी प्रकृति। कौन सी, अभिसारी प्रकृति। जैसे यहां सर जो प्रकाश की किरणें गई, ठीक है, यहां से अपवर्तन होगा तो क्या होगा, मुख अक्ष के समांतर जाती हैं तो फोकस से होकर जाती हैं, तो ये किसी पॉइंट पर क्या करेंगे, ये किसी को या ये क्या करेंगी, फोकस हो जाएंगे, अर्थात एक पॉइंट पर मिल जाएंगी। तो ये जो लेंस है वो क्या कर रहा है, एक जगह पर रेखाओं को या किरणों को क्या कर रहा, मिलाने का काम कर रहा है। इस प्रकृति को बोलते हैं आपका अभिसारी प्रकृति। कौन सी प्रकृति, अभिसारी प्रकृति। यानी कि वे लेंस जो किन्हीं किरणों को किसी एक बिंदु पर फोकस करने का काम करते हैं, अभिसारी लेंस कहलाते हैं। ओके, देन इसका जस्ट अपोजिट आता है आपका अपसारी लेंस। कौन से लेंस, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस में क्या होता है, ये क्या करते हैं, कोई प्रकाश की किरण आई, अब चूंकि अपवर्तन होगा और ये आपका अवतल लेंस है तो इसमें ये डाइवर्ट होगी किरण, ये जाई और इसमें घटना देखने को मिलेगी आपको इस तरीके से, ये गई, ये गई, ये इस तरीके से आपको जो किरणों को फैलाने का गुण रखता है वो कौन सा लेंस रखता है, आपका अवतल लेंस। और इस प्रकृति को बोलते हैं अपसारी प्रकृति। कौन सी, अपसारी प्रकृति। इतनी बातें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी सारी बातें। नेक्स्ट बात करते हैं लेंसों से प्रतिबिंब के नियम क्या होते हैं। जिस तरीके से दर्पण से हम लोगों ने प्रतिबिंब बनाए थे उसी तरीके से सेम हम लोग बात करेंगे किस पर, आपका ये जो उत्तल और अवतल लेंस के जो प्रतिबिंब होते हैं उनके नियम क्या होते हैं। बेसिकली नियम वैसे ही कोरिलेट करेंगे हम दर्पण जैसे। जैसे कोई किरण जब मुख अक्ष के समांतर चलती है तो वो कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। सेम यहाँ पर जब कोई अवतल लेंस से या फिर उत्तल लेंस से मुख अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें जाएंगी वो फोकस से होकर जाती हैं या फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। देन दूसरी क्वालिटी इसमें ये होगी कि जो भी प्रकाश की किरण आपकी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाएगी। तीसरी, यदि फोकस से आए या फोकस से आती हुई प्रतीत होए, तीसरी किरण अगर ऐसा हो कि कोई जो किरण है वो कहां से, फोकस से आ रही है या फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है तो वो हमेशा अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये तीन नियम से हम लोग बनाएंगे लेंसों के, क्या लेंसों से जो प्रतिबिंब बनते हैं, जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, कहां पर बनती है, वो हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं। उत्तल लेंस बनाना सीख लिया, इसमें प्रतिबिंब बनाएंगे। इसमें भी 6 कंडीशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। कितनी कंडीशन, 6 कंडीशन, 2 3 4 5 और 6 कंडीशन पढ़ेंगे। सबसे पहले लेंस बनाते हैं हम। ये रहा आपका उत्तल लेंस, इसमें एक मुख्य अक्ष ये रही और इसमें इस तरीके से इसको भाग कर दिया और ये आपका प्रकाशिक केंद्र सी हो गया। इसमें होते हैं 2 फोकस, 2 लेफ्ट में और 2 राइट में। यहां पर आपका F1 ये रहा और ये रहा आपका 2F1। इसी तरीके से यहां पर F2 और ये रहा आपका 2F2। ठीक है ना, 2 फोकस होते हैं किसी भी लेंस में। अब हमें वस्तुएं रखनी है, पहले हम कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे यानी कि अनंत पर। दूसरा हम अनंत और 2F के बीच में रखेंगे। तीसरी कंडीशन 2F1 पर रखेंगे। तीसरी कंडीशन हो गई, चौथी है जो फोर्थ कंडीशन आएगी वो F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे वस्तु। देन फिफ्थ कंडीशन में हम लोग F1 पर रखेंगे, देन आगे C और F1 के बीच में रखेंगे। इस तरीके से 6 कंडीशन हम लोग फॉलो करेंगे।
पहली कंडीशन फॉलो कराने के लिए वस्तु को रखते हैं इन्फिनिटी पर। ये रही इन्फिनिटी पर वस्तु। यहाँ से पहली किरण भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन होने के पश्चात फोकस से होके जाएगी। सेम यहाँ से अगर इन्फिनिटी से यहाँ भेजेंगे, अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के बाद फोकस से होके जाएगी। तो पहली कंडीशन में यदि वस्तु रखी हो इन्फिनिटी पर तो प्रतिबिंब बनता है हमेशा एफ पर, यानी कि F2 पर। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखते हैं। अब वस्तु को रखते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे, यानी कि 2F1 और इन्फिनिटी के बीच में फटाक से रखते हैं। ये आपका रहा आपका उत्तल लेंस, यहाँ पर F1, ये आपका 2F1, ये आपका F2 और ये आपका 2F2। इतनी बातें क्लियर है। अब वस्तु कहाँ रखनी है आपको? अब वस्तु रखनी है आपको इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में। कहाँ पर रखना है? वस्तु रखनी है 2F1 और इन्फिनिटी के बीच में। इसको रखने के लिए ये रही आपकी वस्तु रखेंगे। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर अगर जाएगी तो क्या होगा आपका? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होके जाएगी। दूसरी किरण को कहाँ से भेज दें? दूसरी किरण को सर सी से भेज दो। ओके, ये रही आपका सी से भेजेंगे, अपवर्तन होगा तो क्या होगा? ये किरण सीधी आपकी चली जाने वाली है। क्या होगा? सीधी आपकी चली जाएगी। तो ये प्रतिबिंब बनेगा 2F2 और 2F2 के बीच में, यानी कि कहने का मतलब है अगर इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में वस्तु रखी होती है तो प्रतिबिंब बनता है आपका 2F2 एंड 2F2 के बीच में। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट जो थर्ड स्थिति निकल के आती है वो ये इस तरीके से निकल के आएगी। ये आपका हो गया उत्तल लेंस, यहाँ से ये मुख्य अक्ष, ये आपका प्रकाशिक केंद्र C, ये आपका F1, ये आपका 2F1, इसी तरीके से यहाँ पे F2 और ये आपका 2F2। यहाँ पर ये वस्तु रखिएगी आपकी 2F1 पर। यहाँ से पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। दूसरी किरण C से भेजेंगे। कहाँ से भेजेंगे? C से जैसे ही भेजेंगे तो ये रही आपकी सी से भेजेंगे, अपवर्तन होगा तो सीधी चली जाएगी। ये चली गई सीधी, तो कहां पर मिल रही किरण है? 2F2 पर मिल रही। अगर 2F1 पर वस्तु रखी होती है तो कहां पर बनता है प्रतिबिंब? 2F1 पर। सर अगर वस्तु रखी होगी तो प्रतिबिंब आपका बनेगा 2F2 पर। थर्ड ये स्थिति हो गई। फोर्थ स्थिति में फिर से बनाएंगे। ये आपका रहा अवतल लेंस, ये आपकी मुख्य अक्ष, ये आपका F1, ये आपका 2F1, ये आपका F2, ये आपका 2F2, ठीक है ना। अब वस्तु को थोड़ा सा और खिसकाएंगे, यहां पर रखेंगे। पहली किरण वही मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, हमेशा फोकस से होके जाती है तो F2 से होके जाएगी। दूसरी किरण को कहां से भेजें? सर C से भेज दो। ओके, ये रही C। जैसे ही इसको C से भेजेंगे आप तो ये आपका C, ये रहा, भेजेंगे तो ये कुछ इस tरीके से आपका जो थोड़ी सी यहां पर ये यहां पे मिलेगी। ये रही आपकी जो स्थिति है वो क्या रहेगी? यानी कि वस्तु अगर 2F1 और F1 के बीच में रखी होती है तो प्रतिबिंब हमेशा बनता है कहां पर? 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में। एक बात सर माइंड में फिर से क्लिक की कि अगर वस्तु क्या हो रही, राइट हैंड को खिसक रही है, लेंसों में अगर वस्तु क्या हो रही, उत्तल लेंस में अगर वस्तु क्या हो रही है, राइट हैंड को खिसक रही है, तो जो प्रतिबिंब है वो भी आपका राइट हैंड में खिसकता चला जा रहा है। आ रही है बात समझ में? तो आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे देन आपका क्वेश्चन यहां से प्रबल हो जाएगा आसानी से, ये मैं आशा करता हूं। नेक्स्ट अगर फिफ्थ वाली कंडीशन में पहुंचेंगे तो इस तरीके से आपकी मुख्य अक्ष, ये आपका C पॉइंट, ये आपका F1, ये आपका 2F1, यहां पर F2 और ये आपका 2F2, ठीक है ना। अब कहां पर रखनी है वस्तु? 2F1 और F1 के बीच में तो हो गई थी, यहां पर रखेंगे वस्तु। ये रही, ये आपका C। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो हमेशा F2 से होके जाती है अपवर्तन के बाद, ठीक है। C से होके जाएगी तो ये सीधी चली गई, तो ये क्या कहीं पर मिल रही है? बताओ, नहीं मिल रही है ना। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे। वस्तु F1 पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है? इन्फिनिटी पर बनता है। इतनी बात सर क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो लास्ट स्थिति आती है वो एक स्थिति ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब बनता है आपका आभासी। कैसा बनता है? आभासी। वो बनाने के लिए ये आपका C, ये आपका F1, ये आपका 2F1 और ये रहा आपका F2 और ये आपका रहा 2F2। इसके लिए यहां पर वस्तु जब रखेंगे हम तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहां से हो जाएगी आपकी अपवर्तन के बाद? F2 से होके जाएगी। दूसरी किरण अगर C से भेजेंगे तो ये रही, इस तरीके से आगे की ओर चली जाएंगी, ये बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर इनको क्या करें हम पीछे की ओर थोड़ा सा बढ़ाएं, इस तरीके से अगर थोड़ा सा पीछे की ओर इनको बढ़ाते हैं तो ये आपस में ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं,
ठीक है ना। ये क्या लग रही है, ऐसा अगर थोड़ा सा बढ़ाएं अगर इसको तो ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से मिल रही हो। तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ये लास्ट वाली जो कंडीशन होती है वो हम लोगों के सामने आ जाती है, ठीक है ना। तो एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है उत्तल लेंस के लिए। अब बात कर लेते हैं अवतल लेंस के लिए विशेष स्थिति नहीं है, क्योंकि अवतल लेंस है तो उसमें आप क्या करो, एफ और इस साइड में जितने भी पॉइंट होते हैं चाहे कहीं पे वस्तु रखो, प्रतिबिंब आपको एक जगह पे ही दिखाई देने को मिलेगा। जैसे इसमें भी आपके वही सेम कंडीशन, ये रही, यहाँ आपका सी, ये आपका F1 रहा, ये आपका 2F1 रहा, यहाँ पर आपका F2 रहा और ये आपका 2F2 रहा। वस्तु यहाँ पे रख दी है जैसे मान के चलिए, तो क्या होगा, ये वस्तु रखी, आपके टकराने के बाद कहाँ, ये आपकी चली जाएगी, ठीक है ना। टकराने की घटना होगी अपवर्तन की तो वो सीधी चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि फैलाने का गुण होता है। नेक्स्ट अगर हम इसको सी से भेजेंगे, ये भेज दिया सी से, तो वो अपवर्तन के बाद सीधी चली जाएगी। अब ऐसा करें अगर हम इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं थोड़ा सा, तो ये जो कट रहा है यहाँ पे, तो प्रतिबिंब हमेशा यहाँ पर ही बनता है। जो आपका अवतल लेंस है उसमें जो कंडीशन होती है प्रतिबिंब बनाने की, वो हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है, ठीक है ना। लेकिन कैसा होता है, आभासी होता है। ये वाली कंडीशन आपको याद करनी है अवतल लेंस के लिए, क्योंकि अगर एफ पर इन्फिनिटी पर रखेंगे तो कहां पर बनेगा, एफ पर बनेगा। बस इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी। ओके, इनको बार बार रिवाइज कीजिए, देखिए यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको निश्चित ही मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लेंस सूत्र की। लेंस सूत्र बड़ा सरल है, जिस तरीके से हमने दर्पण सूत्र पढ़ा था इसी तरीके से लेंस सूत्र होता है। इसमें होता क्या है कि 1/f बराबर आपका होता है 1/v माइनस 1/u। सबकी नोटेशन आपको पता होंगे। ये क्या है, आपकी फोकस दूरी है, फोकस दूरी है, ये आपकी फोकस दूरी रही, फोकस दूरी। ये आपकी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और ये आपकी वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। सेम दूरियों को आपको नापने के लिए वही कंडीशन, जितनी भी वस्तुएं होंगी अगर वो लेफ्ट साइड में रखी होंगी तो जो जितनी भी दूरियां लेंगे सब नेगेटिव। राइट साइड में अगर कुछ प्रतिबिंब बन रहा होगा तो उसकी जो दूरियां रहेंगी वो कैसी रहने वाली हैं, आपकी पॉजिटिव, और ऊपर की जो दूरियां होंगी वो कैसे रहने वाली हैं, पॉजिटिव, और नीचे की जो होंगी वो नेगेटिव रहने वाली हैं। इतनी बातें क्लियर है, इनको आपको विशेष करके ध्यान रखना है। जो भी दूरियां रखोगे आप विद साइन के साथ आपको रखना है। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो जब भी लेंस फॉर्मूला आए तो आपको ये लिख देना है कि लेंस फॉर्मूला लिखो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला आसानी से लिख देना है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं रेखीय आवर्धन की। जिस तरीके से आपने दर्पण में पढ़ा था रेखीय आवर्धन m बराबर I/O, यहां पर भी सेम वही है V/U। इस तरीके से जी आपका क्या हो गया, रेखीय आवर्धन हो गया। अर्थात I क्या है आपका, इमेज मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या है आपका, ऑब्जेक्ट की लंबाई। अर्थात रेखीय आवर्धन किसी भी लेंस का वही गुण होता है या वही क्वालिटी होती है जब किसी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात में लिख दिया जाए तो उसे बोलते हैं रेखीय आवर्धन। अर्थात किसी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अर्थात m बराबर I/O या फिर V/U। पॉजिटिव रखते हैं इसको, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात आती है लेंस क्षमता। यहां से क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है, ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है आपको, या फिर आपको मल्टीप्लाई चॉइस में वही ऑब्जेक्ट में, या फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। पी से प्रदर्शित करते हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। इसका फॉर्मूला होता है 1/f। इसको मीटर में लिखते हैं, किसमें, मीटर में। ये आपका पी का फॉर्मूला है। पी बराबर होता है 1/f। 1/f का मतलब समझ गए क्या है, 1/f का मतलब ये है कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम। तो लेंस की क्षमता क्या हुई, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। बहुत सरल है सर। इसको मीटर में रखते हैं, अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो सबको पता है सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, तो 100/f ये किस में आ जाएगा, आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। कभी वो सेंटीमीटर में दे तो सेंटीमीटर में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है दक्षता जो होती है उसका मात्रक क्या होता है। दक्षता, जो दक्षता है उसका मात्रक निकल के आता है डायोप्टर। क्या आता है, डायोप्टर। कभी क्लियर, कभी आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षता, जो लेंस की दक्षता होती है उसका मात्रक, दक्षता पूछ सकते हैं या फिर क्षमता, दोनों एक ही बात है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है तो आपको क्लिक करना है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई हो लेंस के बारे में। लेंसों के उपयोग और देख लेते हैं, उत्तल और अवतल लेंस क्या के उपयोग कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग आपको देखने को मिलेगा बेसिकली कहाँ पर, सबसे पहले दूरदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में, और जितने भी डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो देखने के लिए जो यूज करते हैं लेंस, उसमें आपको देखने को मिलता
होता है क्या उत्तल लेंस, ठीक है ना। जो अवतल लेंस होता है उसमें आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये क्या आप दिमाग लगा सकते हैं कि ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लेंस, अवतल लेंस कहाँ देखने को मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलेंगे जो दूरदर्शी होते हैं उनमें, ठीक है। कहाँ पे दूरदर्शी होते हैं उनमें आपको देखने को मिलेंगे अवतल लेंस। और साथ ही साथ में आपको जो उत्तल लेंस होता है वो लगाया जाता है आपको निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। कहाँ पे, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए लगाते हैं कि दूरदृष्टि दोष को, बताइए आपको पता है क्या। उत्तल लेंस और अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष किसमें करते हैं, जो अवतल लेंस होता है इसका उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में, और जो उत्तल लेंस होता है इसका उपयोग करते हैं आप दूर दृष्टि दोष में। इतनी बातें क्लियर है, ये आप दोनों लिख देंगे तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिल जाएंगे। इतनी बातें क्लियर होती हैं तो हम चलते हैं नेक्स्ट मानव नेत्र पर। आपके सामने डायग्राम दिख रहा होगा मानव नेत्र का, राइट साइड में बना हुआ डायग्राम ये आपका है मानव नेत्र। जिस तरीके से आपकी आंख फिट है आपके चेहरे के बीचों बीच, उस तरीके से ये आंख आपको देखने को मिल रही है। डेली आंख को देखते हैं लेकिन आंख के बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है। आज ये संपूर्ण जानकारी आपके सामने लेके आ रहा हूं कि आंख में क्या क्या होता है, ये कैसे काम करती है। बेसिकली आंख एक तरीके से हम कहें तो कैमरे की तरह काम करती है। कैसी, कैमरे की तरह, अर्थात जैसे कैमरा फोटो क्लिक करके सामने हमें दिखा देता है कि ये फोटो किसकी है, इसी तरीके से जो हमारी आंख होती है वो क्या करती है, चीज़ों को दिखाती है कि ये क्या है, चिंटू है, ये मिंटू है, ये आपका किताब है, ये आपकी कॉपी है, ये आपका मार्कर है। ये सब कौन बताता है, आपकी आंख बताती है, ठीक है ना। अब आंख बताती है और ये पलकें होती हैं वो करती हैं आपका क्या, किसका काम, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ऊपर से बंद या खोलने का काम होता है कैमरे में, जो आपका वो होता है ना पार्ट खोलने और बंद करने का, उसी तरीके से जो हमारी पलकें होती है वो काम करती हैं। तो कोई अगर पूछे कि मानव नेत्र क्या है, तो मानव नेत्र एक प्रकार का लेंस होता है, ठीक है ना, जो हमें ये बताता है कि वस्तुओं को कैसे देखना है या कौन सी वस्तु कैसी है, ये हमें कौन बताता है, लेंस बताता, सॉरी ये आपका मानव नेत्र बताती है। मानव नेत्र प्रकृति द्वारा दी गई एक बेहद इम्पोर्टेंट, बेहद खुशनुमा एक तरीके से पल है। तो इसका उपयोग हमें अच्छी चीज़ों को देखने के लिए करना है, चूंकि आँख है ना, तो ये अच्छी चीज़ें देखे, अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व करे, देन आपका नज़रिया बहुत अच्छा होगा। इस तरीके से अच्छी चीज़ें हमें देखनी है। चलिए ये बात करते हैं हम लोग किसकी, मानव नेत्र की। इसमें होता क्या है, मानव नेत्र बेसिकली 3 परतों से मिलकर बना होता है। जो हमारी आंख है वो गोलाकार होता है, पहली बात तो जो अंडाकार टाइप का जो बना हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आंख, सबकी आंखों में, ठीक है ना। इसमें 3 परतें होती हैं। पहली परत होती है दृढ़ पटल, दूसरी परत होती है आपकी रक्तक पटल, तीसरी जो परत होती है वो होती है रेटिना, और इसके साथ आगे की जो पार्ट है उनमें एक लगा रहता है लेंस, ठीक है ना, जिसे मानव नेत्र कहते हैं, मानव नेत्र लेंस कहते हैं। उसके साथ जो बीच में जो द्रव भरा हुआ है इसको बोलते हैं जलीय द्रव, और इसके साथ जो आगे का पार्ट होता है जस्ट उसके किसके, आपके रक्तक पटल के पास में लगा हुआ पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपका आइरिस, ठीक है ना। आइरस आपका यहाँ पर जो पार्ट है इसको बोलते हैं आइरस, और कॉर्निया जो बाहर का पार्ट्स होता है आंख के उसको बोलते हैं कॉर्नेस, और जो पुतली होती है एक छेद टाइप का होता है, होल टाइप का होता है जो नेत्र लेंस के पास में होता है, उसको हम लोग पुतली बोलते हैं। नेत्र तारा ब्लैक कलर का जो होता है उसको बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से जो इसमें चीजें हैं, क्या क्या पार्ट्स है, ये भी पूछता है कि मानव नेत्र का संरचना बनाइए और उसमें क्या क्या भाग होते हैं उनके बारे में लिखिए। देन आप मानव नेत्र बना देंगे, उसमें आप नोटेशन कर देंगे ये क्या क्या होता है उसके बारे में आपको जरा सा डिटेल्स दे देते हैं। इसके बाद इसके जो बीच में भरा रहता है इसको कच्छाप द्रव बोलते हैं, जो आंख के अंदर होता है उसको, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं दृढ़ पटल, पहली हेडिंग डालेंगे तो दृढ़ पटल क्या होता है, जो मानव नेत्र होता है उसके जो बाहरी परत होती है उसको बोलते हैं क्या, आपका दृढ़ पटल। ये क्या करता है, ये चीजों को जैसे हमारी आंख है उसके अंदर कोई चीज ना जाए, यानी कि सुरक्षा कवच होता है एक तरीके से, कौन, रक्तक पटल, सॉरी दृढ़ पटल। इसके बाद दूसरी होती है उसे बोलते हैं रक्तक पटल, ब्लैक कलर की एक संरचना होती है, चूंकि ब्लैक होती है ये और जो दृढ़ पटल है उसके जस्ट पहले की जो परत होती है उसको क्या कहते हैं, रक्तक पटल। नेक्स्ट जो रेटिना होता है ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आंख में। जो भी चीजें हम देखते हैं उनको देखने का काम, ठीक है ना। देखने के बाद जो चीज हमें दिखाई दे रही है तो वो कहां पर दिखाई देती है, आपकी रेटिना, यहां पर वही बनते हैं प्रतिबिंब, सारे प्रतिबिंब कहां पर बनते हैं, रेटिना पर बनते हैं। तो रेटिना का सीधा सा काम ये है कि जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो कहां पर बनते हैं, आपके रेटिना पर बनते हैं। ये तीनों पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं लेंस की। तो जो लेंस होता है वो एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें से प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, अंदर जाती हैं, अंदर जाएंगी,
अपवर्तन की घटना होगी जहां पर प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर, तो हमें वस्तु आसानी से दिखाई देगी। मान के चलिए हमें ये देखना है, पहले हमारी आंख थी बंद, आंख जैसे हमने खोली तो ये प्रकाश, इस पे प्रकाश पड़ा, उससे क्या हुई, प्रकाश की किरणें जो गई सबसे पहले नेत्र लेंस में गई, नेत्र लेंस के बाद वो पीछे कहीं पर मिली, यहाँ पर आपके आंख के पीछे, यहाँ पर नहीं, आंख के पीछे जो मिली तो वहां पर आपका प्रतिबिंब बनेगा और हम कहेंगे कि ये क्या है, मार्कर है। ये हमारे मस्तिष्क को ज्ञान कराता है, तुरंत ही क्लिक कराएगा कि ये चीज देखने को मिल रही है, ये क्या है, हमारा मार्कर है। इस तरीके से ये आपका लेंस का काम होगा कि ये क्या करता है, किरणों को, आपका किरणों को कहां करता है, फोकस करने का काम करता है, किस पर, आपका रेटिना पर। तो ये लेंस हो गया। लेंस के बाद जो दूसरा आता है, इसके सामने जो भरा हुआ जलीय द्रव होता है, यानी कि द्रव की बात है, उसको बोलते हैं जलीय द्रव। ये जो आंखों से आंसू निकलते हैं ना, वो जलीय द्रव ही होता है। हम कहते हैं कि आंसू निकल रहे, वो आंसू नहीं है आपके, वो क्या है आपका, अगर फिजिक्स में कहा जाए तो वो आपका जलीय द्रव है ना। तो लिख सकते हैं कि जलीय द्रव एक प्रकार का लिक्विड पदार्थ होता है जो आपके नेत्र लेंस के पास में भरा होता है। जब भी हमें दुखी की फीलिंग आती है तो ये जो जलीय द्रव है वो आंसू के रूप में बाहर निकलने लगता है। इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट बात आती है पुतली या फिर नेत्र तारा। ये ब्लैक कलर का एक पार्ट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र तारा कहते हैं, और बेसिकली ये वस्तु को फोकसित करने का काम करता है। नेक्स्ट बात आती है आइरिस क्या होता है। आइरिस आपके नेत्र लेंस के पास में एक छोटा सा होल टाइप का होता है, उसको बोलते हैं आइरिस। नेक्स्ट बात आती है कॉर्निया। कॉर्निया ये क्या करता है, आपका कॉर्निया एक वो जो बाहर का पार्ट्स होता है उसको आपका वाइट कलर का एक कह सकते हैं पारदर्शी माध्यम होता है कॉर्निया, जिसका काम क्या होता है, जो भी किरणें आ रही हैं उनको आपको सुरक्षित करेगा, और कोई भी चीज अगर हमारे आंख में क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, या आके हमें कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है, तो ये क्या करता है, उसको मैनेज करने का काम करता है। ठीक है ना। और आंख की एक विशेष क्वालिटी ये होती है कि अगर किसी, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट मानव नृत्य के भागों के बाद नेक्स्ट बात आती है आंख की समंजन क्षमता। आंख की समंजन क्षमता से तात्पर्य है, इतनी बातें मानव नृत्य के बारे में आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गई। ये नेत्र बना देंगे आप, ये सारे डिटेल्स आप लिख देंगे, बढ़िया से ट्री डायग्राम का भी यूज कर सकते हैं। आपको मैंने बताया है, जो आपका वीडियोस है कौन सा परीक्षा पर चर्चा, उसमें सारी चीजें बताई हैं कि आपको अगर साइंस में स्कोर अच्छा करना है तो उसमें आप किस तरीके से क्या चीज़ों को माइंड में सेट करके जा सकते हैं एग्जाम में, देन आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को आप देखिए और उसको एम्प्लाइड कीजिए आप अपने एग्जाम हॉल में, देन देखिए आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। ठीक है ना। मानव नेत्र के बारे में आपको सारी जानकारी हो गई, अगर क्वेश्चन आता है देन आप लिख देंगे। ठीक है ना। बात आती है नेत्र की समंजन क्षमता। ये क्या होती है, नेत्र की समंजन क्षमता वह क्षमता होती है जो किसी भी फोकस दूरी को बढ़ाने या फिर कम करने का काम करती है। अगर यानी कि कहने का सीधा सा ये मतलब, जब कोई वस्तु हमें नहीं दिख रही है तो हम क्या करते हैं, अपनी आंखों को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। बड़ा करने का मतलब हम अपनी फोकस दूरी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है जैसे हम बढ़ाते हैं तो हमें क्या होता है, पास की चीजें थोड़ी सी दिखाई देने लगती हैं। अगर कोई चीज ज्यादा दूर रखी हुई है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको थोड़ी सी अपनी आंखें बंद करते हैं, ऐसा देखा है ना जनरली, तो फिर हमें वो वस्तु दिखाई देने लगती है। तो वो क्या होता है, लेंस की समझन क्षमता ही होती है वो, कि अपनी फोकस दूरी को मेंटेन कर रही है। फोकस दूरी को मेंटेन करने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं आंख की समंजन क्षमता। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जो आपकी आंख है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि जो अगर हमें किताब कोई पढ़नी है तो उसको हम कितनी दूरी पर रखें जिससे हमें स्पष्ट वो दिखाई दे, तो वो रखनी होती है आपको 25 सेंटीमीटर पे। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको रखना होता है इसको। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आंख की समंजन क्षमता के बारे में भी। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं और पहुंचते हैं कहां पर, आपका दृष्टि दोष। अब आंख तो हो गया, आंख में दोष भी तो पाए जाते हैं, बहुत सारे दोष होते हैं, जिनमें पहले हम लोग पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, देन पढ़ेंगे जरा दूरदर्शिता, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अबिंदुता। इस तरीके से चीजों को हम लोग मेंटेन करते हुए चलेंगे। पहली बात करते हैं निकट दृष्टि दोष। ये दोष कौन सा होता है, निकट दृष्टि दोष सर वह दोष होता है जिसमें, अच्छा पहले निकट दृष्टि दोष की ना, पहले हम दृष्टि दोष के बारे में ही पढ़ लेते हैं। होता क्या है बेसिकली, ये होता है कि जब हम लोग कोई वस्तु देख रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, जनरली हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन एक उम्र के बाद या फिर हम कहें कभी कभी तो बचपन से ही हमारी आंखें कमजोर होती हैं, या किसी बच्चे की आंखें कमजोर होती हैं, उसको चश्मा लग जाता है, तो वो सब समंजन क्षमता के बारे में और कोशिकाएं कमजोर होने के कारण ये सब घटनाएं देखने को हमें मिलती हैं। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि दृष्टि दोष एक प्रकार के आंख के अंदर उपस्थित वह दोष है जिसके कारण हमें वस्तुएं या तो दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है ना, तो उनको क्या कहते हैं, उसमें क्या हो गया, आपकी आंख में कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो गया। अब दोष कई प्रकार के हो सकते हैं, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, अबिंदुता और बड़दांतता। ये पांचों में से आपको एक क्वेश्चन 101% बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत सरल है, बहुत छोटा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन तुरंत आपसे हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। देखते हैं क्या है दूरदृष्टि दोष।
बड़ा सरल, बड़ा सिंपल। जब किसी वस्तु या सॉरी किसी भी व्यक्ति के आंख का वह दोष, किसी भी व्यक्ति के आंख का वह दोष जिसमें वह दूर की वस्तुओं को तो आसानी से देख सकता है, दूर की वस्तुओं को तो वह आसानी से देख सकता है, लेकिन पास की वस्तुओं को वो आसानी से नहीं देख सकता है। इस दोष को बोलते हैं आपका क्या? दूर दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। इतनी बात क्लियर है? यानी कि कहने का ये मतलब दूर दृष्टि दोष में सीधा सा ये कि दूर की वस्तुओं को आसानी से देख पाए लेकिन पास की वस्तुओं को नहीं देख पाए, तो यहां पर होता है आपका क्या? दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जिसमें किसी भी वस्तु किसी भी व्यक्ति का वह आंख के अंदर उपस्थित वह दोष जिसमें व्यक्ति क्या करे? निकट की वस्तुओं को आसानी से देख पाए लेकिन दूर की वस्तुओं को ना देख पाए, तो वहां पर दोष होगा आपका निकट दृष्टि दोष। सबसे पहले बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है? मान के चलिए ये आपकी आंख हो गई, ठीक है, ये आपकी आंख हो गई, ठीक, इसमें आपका ये लेंस हो गया, ये आपका रेटिना वाला पार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पर जो आपका प्रतिबिंब बनता है इसमें ये होता है, होता क्या है इसमें बेसिकली, ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरण आई, ठीक है, ये अपवर्तन होके यहाँ पर मुड़ेगी, सेम यहाँ पर लेंस लगा हुआ है, ये भी अपवर्तन होके ये मुड़ेगी, तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन गया। तो ये जो कंडीशन आती है निकट दृष्टि दोष की, ये देखने को ये मिलता है आपका निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष इसमें क्या होता है आपका? जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो रेटिना से पहले मिल जाती हैं, ठीक है ना, रेटिना से पहले मिल जाती है, तो यहां पर होता है आपका निकट दृष्टि दोष। इसको निवारण करना है हमें कि कैसे इसको खत्म करेंगे। निवारण कैसे करेंगे इसका? निवारण करने के लिए अब आप खुद दिमाग लगाओ कि ये जो किरणें जा रही हैं वो पहले मिल रही हैं, अर्थात हमें किरणों को दूर को फैलाना है। कहाँ फैलाना है? दूर को। तो दूर को फैलाने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉमन सेंस वाली बात, सर दूर फैलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा लेंस? आपका अवतल लेंस। तो यहां पर फिट कर दो एक अवतल लेंस। सेम आंख हम लोग बनाएंगे, ये रही सर आपकी आंख, इस तरीके से आंख हो गया आपका, ठीक है ना, ये आंख का हो गया, ये आपका लेंस लगा हुआ है। अब क्या होगा? हम यहां पर रख दें एक क्या? अवतल लेंस, ये रख दिया। अब ये अवतल लेंस क्या करेगा? किसी फोकस से आने वाली किरणों को क्या करेगा? आपका इस तरीके से ये ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है। अब अपवर्तन के पश्चात ये पहले ना होकर इनको फैलाएगा मतलब इस तरीके से ये ऐप पर क्या कर देगा? इसको फोकस करने का थोड़ा सा काम करेगा, तो प्रतिबिंब आपका कहां बन जाएगा? रेटिना पर बन जाएगा, जिससे हमें वस्तु आसानी से दिखाई देगी कि उसका जो स्पष्ट इमेज है वो हमें देखने को मिलेगा। इस तरीके से निकट दृष्टि दोष के बारे में आप लिख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष किसी भी मानव नेत्र का वह दोष होता है जिसमें पास की वस्तुओं को वो आसानी से देख सकता है लेकिन एक निश्चित दूरी के बाद की वस्तुओं को वो आसानी से ना देख पाए, तो वहां पर जो दोष होता है उसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इस दृष्टि दोष के कारण क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। निकट दृष्टि दोष के कारण पूछता है और उसके निवारण क्या होते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के जो कारण होते हैं उसमें आपको जनरली ये लिख देना है कि लेंस के जो पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या होती है वो बढ़ जाती है। लेंस के जो पृष्ठ होते हैं उनकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी उसकी हो जाती है कम। क्या हो जाती है? फोकस दूरी हो जाती है कम। इसके लिए पहला कारण ये हो गया आपका। दूसरा कारण आप ये लिख सकते हैं, निकट दृष्टि दोष का जो दूसरा कारण है, नेत्र लेंस के जो रेटिना के बीच की दूरी होती है, नेत्र लेंस और रेटिना की जो बीच की दूरी होती है वो आपकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या होती है आपकी? बढ़ जाती है। अर्थात नेत्र लेंस में जब भी निकट दृष्टि दोष होगा उसमें क्या होगी? आपकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी, जिससे फोकस दूरी कम हो जाएगी। दूसरा कारण क्या होता है? नेत्र लेंस और रेटिना के जो बीच की दूरी होती है वो आपकी बढ़ जाती है। ये दो कारण होते हैं। उपाय में आप सीधा सा लिखेंगे कि इस आपका जो भी दोष है निकट दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अवतल लेंस का, जो क्या करता है? किरणों को फैलाने का काम करता है, जिससे जो प्रतिबिंब है वो पहले न बन के रेटिना पर बन जाए, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। अगर ये बात समझ में आ गई तो दूर दृष्टि दोष को समझने में ज्यादा कठिनाई आपको होने वाली है नहीं। इसमें क्या होता है? इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से होती है, जिस व्यक्ति को होता है दूर दृष्टि दोष उसमें क्या होता है? रेटिना पर उसकी जो किरणें हैं वो फोकस न होकर रेटिना के बाहर फोकस हो जाती हैं। इस तरीके से प्रतिबिंब दिखाई देना। ये है आपका जब उसे दोष हुआ है कौन सा? दूर दृष्टि दोष। कौन सा दोष हुआ है उसे? दूर दृष्टि दोष। देन इस तरीके से कंडीशन बनेगा। निवारण में आपका कुछ इस तरीके से, इसमें जो हम लोग हैं, अब चूंकि दूर हो रहा है इसको पास में लाने का काम करना है, तो यहां पर हमें रखना होगा एक क्या? अवतल लेंस, ठीक है ना, जो फोकस से आने वाली वस्तुओं को क्या करेगा? आपका इस तरीके से जो वस्तुओं से फोकस आने वाली जो भी वस्तुएं होंगी उनको सीधा करके आपका रेटिना पर पहुंचा देगा, ठीक है ना। तो बहुत सरल, बहुत ये इसमें क्या होता है?
कारण पूछेंगे कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है, पहले इसके कारण और इसके निवारण क्या क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना होगा दूरदृष्टि दोष हेडिंग डाल के कि दूरदृष्टि दोष किसी नेत्र का वह गुण होता है या वह दोष होता है जिसमें वह दूर की वस्तुओं को तो आसानी से देख पाता है लेकिन पास की वस्तुओं को आसानी से ना देख पाए, तो इस तरीके का जो दोष होता है उसको बोलते हैं आपका दूरदृष्टि दोष। इसका कारण यह है कि नेत्र की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक है ना, और आपकी नेत्र का जो लेंस है और आपके नेत्र लेंस और रेटिना के जो बीच की दूरी होती है वो अपेक्षाकृत क्या होती है, घट जाती है। इस तरीके से आपको लिख देना है। नेक्स्ट बात आती है आपकी किसका निवारण कैसे करेंगे, तो निवारण करने के लिए इसमें लगाना होगा आपको उत्तल लेंस। ये क्या करता है, लेंसों को आने वाली जो किरणें होती हैं उनको अपवर्तन के पश्चात क्या करता है, एक जगह पर फोकसित करने का काम करता है। इस तरीके से जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर आपका बन जाता है। देन हम कहेंगे कि ये आपका दूरदृष्टि दोष, इस तरीके से आप निवारण कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो आप आसानी से लिख देना। ये दो डायग्राम, चाहे वो दूरदृष्टि पूछे चाहे वो निकट दृष्टि दोष, दोनों डायग्राम आपको लिख देने हैं। इनको तैयार करके आपको बहुत अच्छे से जाना है, बार बार चीजों को आपको रिवाइज करना है। ये आपका यहां तक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं जरा दूरदृष्टता क्या होती है। क्या जरा दूरदृष्टता, जरा दूरदृष्टता किसी भी जरा दूरदृष्टता में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के जब निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों कैसे हो जाएं, साथ में हो जाएं, निकट दृष्टि दोष भी हो उसको क्या हो, दूरदृष्टि दोष भी हो, तो उस दोष को बोलेंगे जरा दूरदृष्टता। इसमें जो हम लोग यूज करते हैं चश्मा का, उसमें लगाते हैं द्विफोकस लेंस, जिसमें अवतल लेंस जो होता है वो ऊपर लगा रहता है, जो उत्तल लेंस होता है वो नीचे लगा रहता है। तो दूरदृष्टता जब भी आ जाए तो उसमें लिखेंगे किसी भी नेत्र के अंदर उपस्थित वह दोष जिसमें दूरदृष्टि दोष भी होता है और निकट दृष्टि दोष भी होता है, उसको बोलते हैं जरा दूरदृष्टता। और इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक क्या, द्विफोकस लेंस, ठीक है। आबिंदुत का क्या होता है, आबिंदुत का बेसिकली हम लोग यूज करते हैं जब कोई बहुत लंबी लंबी ऊर्ध्वाधर लाइनें इस तरीके से खिंची हो, क्षैतिज लाइन में भी हो उसमें ऐसे इस तरीके से, लेकिन जब किसी व्यक्ति के अंदर ये गुण ये वाला दोष हो जाए आबिंदुत का, तो वो क्या करता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनों को पहचान आसानी से नहीं कर पाता है, तो इसको बोलते हैं आबिंदुत का दोष हो गया। उसके अंदर क्या हो गया, आबिंदुत का दोष हो गया। ये होता बेसिकली कब होता है, जब उसकी मांसपेशियां थोड़ी सी कमजोर हो जाती हैं किसी भी नेत्र की, तो ये वाला दोष देखने को आपको मिल जाता है। तो अगर कभी पूछा जाए आबिंदुत का किसे कहते हैं, यह मानव नेत्र का वह दोष होता है जिसमें क्या करता है, जो मानव होता है वो क्या आपकी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनों की पहचान आसानी से नहीं कर पाता है, तो उस दोष को बोलते हैं आबिंदुत का। नेक्स्ट होता है वर्धांधता। वर्धांधता ये बेसिकली एक आनुवांशिक रोग होता है या आनुवांशिक दोष होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में कन्वर्ट होता जाता है, ठीक है ना। जैसे किसी के बच्चे को ये दोष हो गया तो निश्चित है उसके माता या पिता को ये दोष रहा होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, वर्धांधता में ये रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, इसमें व्यक्ति क्या होता है, रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, यानी कि किसी भी मानव नेत्र का वह दोष जिसमें मानव की जो नेत्र है वो रंगों की पहचान ना कर पाए, तो वहां पर जो दोष होगा वो आपका क्या होगा, वर्धांधता होगा। यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं दूर बिंदु और पास बिंदु या फिर नहीं कि निकट बिंदु और वह दूर बिंदु। ये क्या होता है बेसिकली, जहां से हमें नाम से समझने को आ रहा है कि निकट बिंदु क्या होगा, वह बिंदु जिसमें नेत्र अपनी समंजन क्षमता लगा के, यानी कि वह पास का बिंदु जिसमें क्या हो, जो नेत्र है वो अपनी समंजन क्षमता लगाकर उस बिंदु को देख सके। यानी कहने का ये मतलब है जैसे ये इसने पास में एक कोई क्या है आपका बिंदु है, उसमें जो हमारी आंख है वो उसको देख पा रही है, यानी कि पास का वह बिंदु जिसमें वो आंख पूरी समंजन क्षमता लगा के उस बिंदु को देख सके, उसको बोलेंगे निकट बिंदु। और दूर बिंदु क्या होगा, किसी भी नेत्र के पास या फिर दूर स्थित वह बिंदु जिसमें जो आपकी आंख है वो पूर्ण समंजन क्षमता लगा के उस बिंदु तक पहुंच पाए या फिर देख पाए, उसको बोलते हैं दूर बिंदु। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। संपूर्ण रिवीजन सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध होगी। आप लोगों का प्यार जिस तरीके से मिल रहा है, इसको हम लोग जनरली लगभग 2 दिन में पूरा फिनिश कर लेंगे, ठीक है। आज हम लोगों ने प्रकाश का पूरा टॉपिक्स क्लियर कर लिया है, जिसमें प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा, अपवर्तन के बारे में पढ़ा और आपका मानव नेत्र पढ़ा। यही 3 आपके प्रकाश यानी कि ऑप्टिक्स का पार्ट थे। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो सीधा हम लोग पहुंचेंगे करंट पर। करंट पर पहुंचने के बाद सीधा मैग्नेट पर। लगभग 3 वीडियोस या 3 से 4 ही वीडियो मुश्किल में हो सकते हैं आपके पास आए, उनको और देख लेना है आपको। देन आपकी पूरी फिजिक्स यहीं से आएगी, कहीं से नहीं आएगी। एक वीडियोज अगर आप कहेंगे
तो और लाएंगे। जो आपका फॉर्मूला है जितने भी फिजिक्स की कक्षा 10 के, बेसिकली मैंने वो क्लियर तो कर दिए हैं। एक हमने जो वीडियो डाला है 10 मिनट का, अगर वो उसको आप देखते हैं, रिकमेंड करते हैं, देन आपका चीज़ें जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें आपको कठिनाइयाँ नहीं होने वाली हैं। ठीक है, आप कहेंगे तो इसको व्हाइट बोर्ड पर भी हम इसको ऑपरेट करके आपको समझा सकते हैं। ठीक है ना, आप इस तरीके का अगर प्यार मिलता है, इस तरीके से मिल रहा है आप लोगों का प्यार, तो निश्चित ही हम आपके लिए मेहनत करेंगे। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है आपको, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, फेसबुक पर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हम आपकी निरंतर जो आप मेहनत कर रहे हैं उसमें अपना छोटा सा योगदान हमेशा देते रहेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और साथ में अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने घर परिवार मोहल्ले का नाम रोशन कीजिए। इस तरीके से निरंतर मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।